गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं जय कौशिक त्रिवेदी और खबरों की शुरुआत करते हैं मुंबई बारिश और उसके कहर से जुड़ी खबर के साथ। ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर साल जो मुंबई मॉनसून, मुंबई की बारिश जो दिक्कतें, जो परेशानियां मुंबई वासियों के लिए लेकर आती है, उसकी शुरुआत कल रात हो गई। कल रात से बारिश हो रही है। निचले इलाकों में काफी पानी जमा हो चुका है। परेल के इलाकों में हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से आधी बस छाती तक पानी लोगों के भरा हुआ है। कुछ इलाकों पर लैंडस्लाइड्स की खबरें आ रही हैं, वो पत्थर हटाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी दिक्कतें इस दौरान है जब कोविड-19 की समस्या से भी मुंबई जूझ रहा है, महाराष्ट्र जूझ रहा है और भारत देश में सबसे अव्वल नंबर यानी कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। लेकिन मुंबई ने पिछले कुछ समय में रिकवर भी किया है। क्या ये दिक्कत मॉनसून में बरकरार रहेगी या फिर ये और ज्यादा बढ़ेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, चुनौतियां महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई की हम बार बार बात भी करते हैं। बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। कल रात से तेज़ बरसात हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है। लोअर परेल, सायन, प्रभादेवी, मलाड, भांडुप, वहां पर पानी बहुत ज़्यादा है। सुबह 8 बजे तक कोलाबा में 220 मिलीमीटर बारिश हुई है। सांता क्रूज में 254 हुई है और राम मंदिर और मीरा रोड में 152। ये तमाम वो इलाके हैं जहां बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और वेस्टर्न लाइन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मेन और हार्बर लाइन पर सबर्बन जो सेवाएं हैं उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि वासी, पनवेल और कल्याण थाने के बीच शटल सर्विस वो अभी चल रही है। आपको बता दें कि आज दोपहर को मुंबई में 12:27 पर एक हाई टाइड आने की भी आशंका है। उसकी भविष्यवाणी की गई है कि माना जा रहा है कि 4.45 मीटर का हाई टाइड वो हो सकता है। हम जानते हैं कि कोरोना काल में जो बीएमसी के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, ऐसे में कोरोना काल में नालों की सफाई का काम उस तेजी से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। ऐसे में पानी निकासी एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर पैदा होने जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वो धंस गया है। कई गाड़ियाँ मलबे में फंसी हैं। क्रेन की मदद से ये मलबा हटाया जा रहा है। आप देखिए सड़क पर पूरा का पूरा पहाड़ दरक के नीचे आ गया है। एक तरफ की रोड पूरी ब्लॉक हो गई है। अब इसको हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए कार किस तरह से फंसी हुई है। यहाँ पर हालांकि काम शुरू कर दिया गया है पत्थरों को हटाने का। तो ये तो आपने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें देखी हैं। मलाड की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है तेज बारिश की वजह से, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जैम है और दूसरी तरफ ये जो भूस्खलन हुआ उसको हटाने की रास्ते पर से, सड़क पर से कोशिशें की जा रही हैं। और ये तस्वीरें आप मुंबई के भांडुप की देख रहे हैं। तेज बरसात हुई है, सड़कों और घरों में पानी काफी जमा हो गया है। ये कल रात की तस्वीरें हैं। आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई बाढ़ आ गई है, इतना पानी यहाँ पर जमा हो गया है। और अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दादर से। मुंबई के दादर में सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। ये दादर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को अब यहाँ से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए लोअर परेल की, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बस का हाल देखिए, लोग कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही, काफी दिक्कतें इस वक्त यहाँ पर लोअर परेल के इलाके में। तो मुंबई के सायन में तेज बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया है। ये वहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, जिसकी वजह से अब गाड़ियों की आवाजाही पर यानी यातायात काफी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और साथ ही लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में परेशानी भी हो रही है और बीएमसी ने गुजारिश भी की है कि वो निकले ना। तो आपने देखा था बसें किस तरह से डूबी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वडाला, परेल और प्रभा देवी सहित कई जगह जो है रेल पटरियां वो पानी में डूब चुकी हैं और यहां पर फिलहाल ट्रेन जो है उनको रोक दिया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं
मुंबई से सीधा जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना काल चल रहा है। महाराष्ट्र उस मामले में नंबर 1 बना हुआ है। बीएमसी के सामने कई चुनौती पहले से ही थी। अब बारिश जो है बहुत तेज लगातार कल से चल रही है, रेड अलर्ट भी है। किस तरह के इंतजामात आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो भी कोरोना के टाइम में? देखिए, इस बार सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मौसम विभाग था उसने समय रहते ही 2 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो बीएमसी या प्रशासन ये नहीं कह सकते कि अचानक से सब कुछ हुआ है। हालांकि बीएमसी की तरफ से भी कल रात एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि क्या क्या उन्होंने इंतजाम इस पूरे मामले में किए हैं। तो पूरे मुंबई में 6 ऐसे उद्चन केंद्र यानी कि पंपिंग स्टेशन है, जहाँ से पानी फिल्टर करके जो भेजा जाता है, और बाकी कई निकासी के दरवाजे हैं, जैसे कि वर्ली और बाकी जगहों पर हैं। तो शहर का पानी समुद्र के बाहर निकाला जाता है। और तो जहाँ भी लो लाइन इलाके ऐसे 299 जगह हैं जहाँ पर कि मोटर पैंप लगे हुए हैं, और सभी को हिदायत दी गई थी कि डीजल पहले से भर कर रख लें, क्योंकि 2 दिन का रेड अलर्ट है और पंपिंग स्टेशन से पानी निकालने के लिए लगातार इंजन का चालू रखना पड़ेगा। इसके अलावा 6 जो हैं, जो फायर ब्रिगेड है, 6 उनके ऐसे केंद्र हैं जो कि इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने हैं। खास करके पानी जब भर जाता है तो उनको भी अलर्ट कर दिया गया था। एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियां हैं मुंबई शहर में, उनको अलर्ट पे रखा गया है कि जैसी जरूरत होगी उनको तुरंत मौके पे पहुंचकर बचाव कार्य करना है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड और नौसेना से भी कहा गया था कि वो भी तैयार रहें, ताकि जब भी मदद के गुहार लगाया जाए तो वो आ सके। 24 वार्ड हैं मुंबई बीएमसी के, उनमें जितने भी स्कूल हैं जहां पर कि शेल्टर होम बनाया जाता रहा है ऐसे मामलों पे, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि ऐसी तैयारी करके रखें, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है कि कुछ लोगों को अगर कुछ बिल्डिंग गिर जाती है या कहीं लोग फंस जाते हैं पानी में, तो उनको निकाल कर ऐसी जगहों पर लाकर रखा जा सकता है। तो इस तरह की पूरी तैयारियां की गई है, और साथ ही ये कहा गया है कि लोग अपना कोशिश करें कि सुरक्षित जगहों पर रहें, बिना काम के घरों के बाहर न निकलें। तो ये तैयारियां और हिदायतें तो हुई हैं, लेकिन हम रात से जो देख रहे हैं तो इन तैयारियों का बहुत ज़्यादा असर फिलहाल नहीं दिखा रहा है। वो है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा, बारिश लगातार हो रही है, और जब बारिश लगातार होती है तो मुंबई की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है, चाहे बीएमसी की हो या सरकार की व्यवस्थापन की जो भी व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक जी नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए। जो भौगोलिक जो यहाँ पर आकार है उसको देखते हुए, क्योंकि चारों तरफ से 3 तरफ से मान लीजिए कि ये समंदर है, और पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो समंदर में जाती है, पानी छोड़ा जाता है। और जब हाई टाइड होगा तो पानी निकासी के जो दरवाजे हैं वो बंद करने होते हैं, तो शहर का पानी जो नालों का होता है वो समंदर में नहीं भेजा जा पाता है, और उल्टे समंदर का पानी शहर में आने की डर बना रहता है। तो ऐसे में जो पानी भारी बारिश से जो पानी जमा होता है वो निकल नहीं पाता है, तो सड़कों पर जमा होता है, फिर इलाकों में चला जाता है, फिर घरों में घुस जाता है। तो ये आलम अक्सर यहाँ पर बनता है। कोई स्थायी समाधान इसका अब तक नहीं निकाला जा सका है, और ये हम कह सकते हैं कि सदियों हो गई है, ये आज़ादी के बाद से भी अभी तक कहीं किसी तरह का हल नहीं निकला। ये मुंबई का ही हाल नहीं है, हम पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं, और निचले इलाकों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई एक सेंटर है, कैपिटल है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे समय में, ये जो बिल्कुल से मॉनसून आता है या जो पहली बारिश होती है या जिस तरीके से अभी शुरुआत हो रही है, वो लोग जो जगह जगह फंस जाते हैं वो कैसे पहुंचे घर, क्योंकि ऐसे में वो दिक्कत सबसे बड़ी हो जाती है। यातायात का भी क्या हाल है, क्योंकि कुछ अपडेट्स मैं देख रहा था जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि रूट बदले जा रहे हैं बेस्ट बसों के, कुछ जो ट्रेन लाइंस हैं उनको बंद कर दिया गया है, शटल सर्विसेज चालू हैं। तो यातायात की स्थिति बताएं कि फिलहाल क्या स्थिति है यातायात की मुंबई में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग रोड पर हैं, जो लोग घर से बाहर हैं, उनके लिए आने वाली है अगर ये जारी रहा तो। बिल्कुल शशांक, लेकिन इस बार आपको ये भी देखना होगा कि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन की वजह से जनजीवन शुरू नहीं हुआ है, सामान्य जीवन। ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, या बहुत ही जो इमरजेंसी सेवा में हो रहे हैं वही निकलते हैं और दफ्तर में या फिर अस्पताल में या बीएमसी में काम करने, या फिर इलेक्ट्रिक के जो हैं वहाँ पर काम करने के जो जरूरी सेवाएं वाले ही जा रहे हैं।
चूंकि रात से ही बारिश हो गई थी, अलर्ट कर दिया गया था, तो बिना काम का शायद ही कोई बाहर निकला हो। तो वो जो संख्या है लोगों की थोड़ी सीमित है, कुछ लोग पहुंच गए होंगे अपने जगहों पर। हाँ, सुबह से जो लोग निकले थे, जिनकी सुबह की 8 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की शिफ्ट है, वो सभी लोग जगह जगह पर फंसे हुए हैं। जैसे कि हमारे जो खुद इंजीनियर हैं वो नायगांव में फंसे थे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे थे, जगह जगह पानी जमा था तो ट्रैफिक बहुत जाम है। मलाड इसमें आपने देखा कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, तो लोग वहां फंसे हुए हैं। बसों के कई रूट बदलने पड़े हैं, वैसे भी संख्या में कम है, बहुत लोग उसमें नहीं जा पाते हैं, तो जो बसें हैं फंसी हैं वो वहीं की वहीं फंस गई हैं जो पानी में है। तो ये जरूर है कि जो लोग जरूरी सेवा में लगे हैं उनका काम प्रभावित होगा, और इसका परिणाम कहीं जो अस्पताल हैं जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है, खास करके कोरोना के मरीजों का, उस पर न पड़े, इसका ख्याल विशेष तौर पर रखना होगा। वरना सामान्य जनजीवन तो वैसे ही प्रभावित है, तो उस पर बहुत ज्यादा कुछ बहुत परेशानी जैसी कुछ भी स्थिति नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कोरोना काल है, काफ़ी हद तक लोग घरों में, और जैसा कि सुनील ने पहले भी बताया था कि खासतौर से दिक्कतें वहाँ पेश आएंगी जो जर्जर स्थिति में बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके लिए खतरा हो जाता है क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। बहरहाल बीएमसी ने आज ऑफिस और दुकानें बंद रखने की अपील की है, सिर्फ ज़रूरी सेवाएं खुली रहेंगी। अगले 24 घंटों में लगातार तेज़ बारिश की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर ये अपील की गई है। और अब बात करते हैं जिम और योगा केंद्रों में जिनकी काफी ज्यादा दिलचस्पी है, उसको लेकर बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और कल से ये शुरू होने जा रहे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश है? नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, किस तरह की गाइडलाइंस हैं और यहाँ पर क्या जिम में अगर कोई व्यक्ति जाता है या योगा सेंटर पर जाता है तो क्या वहां पर पल्स ऑक्सीमीटर रखा होगा? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है माना जाता है बहुत महत्वपूर्ण है, 95% हर इंसान का होना चाहिए। क्या कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है? बहुत ही डिटेल गाइडलाइंस हैं। इन डिटेल्स को फॉलो करते करते जो है एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाएगी बिना एक्चुअली एक्सरसाइज किए हुए। अगर हम जो गाइडलाइंस है उसकी अगर हम बात करें तो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है वो नहीं जा सकते, बीमार व्यक्ति नहीं जा सकते, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं जा सकती, 10 साल के बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते। 6 फीट की दूरी रहेगी अगर आप जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ज्यादातर जो जिम्स हैं छोटी छोटी लोकेलिटीज में वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि आप 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर सकें। फेस कवर रखेंगे आप, साथ में योगा केंद्र में अपना अपना मैट लेकर आएंगे। लेकिन जो एक और जो एक एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज करते समय अपने चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग एक्सरसाइज करते होंगे, चाहे योगा करते होंगे, चाहे कार्डियो करते होंगे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते होंगे, वाइजर पहन के एक्सरसाइज करना बहुत ही मुश्किल है। ये कैसे करेंगे? ये एक अपने आप में एक न्यू एक्सरसाइज जो है वो इन्वेंट हो जाएगी। साथ में जो है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। थूकने पर पाबंदी है। लाफ्टर क्लब्स जो है वो अलाउड नहीं है क्योंकि उससे जो है वो बाहर जो आता है उस जो थोड़े जो एक स्पिट आता है उससे इन्फेक्शन फैलने का जो वो है। साथ में जिम्स जो है वो एयर कंडीशनड होते हैं तो उसमें टेम्परेचर को लेकर भी गाइडलाइंस दी गई है कि 24 से 30 डिग्री तक आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और इनफ्लो ऑफ एयर जो है उसका भी आप मेंटेन करेंगे। जी नीता, ये अगर हम देखें तो नॉर्मल जो वॉक भी करने जाते हैं तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो दिक्कतें पेश आती हैं। अब ऐसे में दो बातें जिसकी जो मैं जानना चाहूंगा वो ये कि क्या जो संख्या है वो कितनी कम होने की बात कही गई है कि अगर 100% जिम की अटेंडेंस थी तो उसको कितना अब कम किया जाएगा जब ये लागू किया जा रहा है। और दूसरी बात कि मास्क के साथ वाइजर पहनने की बात कही गई है या मास्क के बगैर वाइजर पहनना होगा? क्योंकि वाइजर पहनना है तो वो तो चलिए अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर मास्क के साथ पहनना है तो फिर तो वो मुमकिन नहीं दिखता।
जो जहां तक ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका जिम है। 6 फीट की जो दूरी का जो एक उल्लेख किया गया है गाइडलाइंस में, उसके हिसाब से आप जितनी कैपेसिटी आप अलाउ कर सकते हैं उतनी कैपेसिटी आप अलाउ कर सकते हैं। वाइजर पहनना थोड़ा अटपटा जरूर है, मास्क पहनना तो लाजमी है ही शशांक, क्योंकि अगर हम देखते हैं बाहर चलते समय भी आपको ये एडवाइजेबल है। तो कंटेन्ड एरियाज में जहां पर बहुत सीमित लोग होंगे, जैसे अगर आपका जिम थोड़ा छोटा है उसमें 3 या 4 लोग अलाउड होंगे, तो दूर दूर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मास्क जो है आप उतार के भी कर सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और साथ में जितनी भी मैंने डूज एंड डोंट्स पढ़े हैं उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है अगर आप योगा इंस्टीट्यूट या फिर जिम्स में जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। शशांक जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल से जिम और योगा सेंटर्स खुलने जा रहे हैं और कई तरह के एहतियात और यहाँ पर जो इसके संचालक हैं उनके लिए गाइडलाइंस बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। देखते हैं कि किस तरह का उसको लागू भी किया जाएगा। तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए कल भूमि पूजन होना है, उसकी पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। और आपको बता दें कि किस तरह से अयोध्या की रंग बिरंगी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। आज हनुमानगढ़ी मंदिर में भी किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है, क्योंकि माना जाता है हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर कि रामलला के दर्शन से पहले पूजा अर्चना करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी जो है सबसे बड़े भक्त राम जी के बताए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त किस तरह का जोश अयोध्या नगरी में है। हनुमानगढ़ी में पूजा की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है वो यही है हनुमानगढ़ी। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। कल यानी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले यहाँ का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कल पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करेंगे। यहाँ वो करीब 6 से 7 मिनट तक पूजन दर्शन करेंगे और उसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ भूमि पूजन को लेकर भी तैयारियां काफी जोरों पर हैं। कल रात को हमने देखा कि अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई नजर आई और घाट भी सजा दिए गए हैं। मंदिरों में रंगीन लाइटें लगी हुई हैं। लोग जो है इस भूमि पूजन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। अयोध्या में कोरोना के चलते भूमि पूजन में 175 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है ताकि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी ना हो जाए। सौरभ शुक्ला जो कि हनुमानगढ़ी में ही मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सौरभ यहाँ पर आप पीछे बताएं आपके किस तरह का नजारा है और हनुमानगढ़ी में इस समय क्या कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल जय, इस वक्त जैसे आपने बताया हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। आपको ज़रा मंदिर प्रांगण दिखाते हैं। ये बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, यही मुख्य मंदिर है, ये गर्भगृह है और भगवान जी यहाँ पर विराजमान है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सुबह से जो पूजा होनी है, भूमि पूजन से पहले की पूजा, वो शुरू हो चुकी है। और देखिए कल प्रधानमंत्री जब आएंगे अयोध्या भूमि पूजन के लिए तो पहले वो हनुमानगढ़ी ही आएंगे और हनुमानगढ़ी में ही पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से रामलला के मंदिर जाएंगे, क्योंकि ये रिवाज है यहाँ पर कि राम भक्त हनुमान की पूजा पहले होती है और उसके बाद जो है दूसरे रामलला की पूजा होगी। तो हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे, उसके अलावा इसीलिए यहाँ पर सुबह से ही पूजा शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ बात करने के लिए राजू दास जी हैं। राजू दास जी लाइव राजू दास जी हैं। सर ये बताइए कि क्या तैयारियां सुबह से चल रही हैं। सुबह से तैयारियां चल रही कि राम जन्मभूमि निमित्त अयोध्या में विभिन्न मठ मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा है। उसी के क्रम में हनुमानगढ़ी की निशान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पहले हनुमानगढ़ी आना है और किसी भी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए पहले विजय पताका निशान के रूप में पूजन होना था। इसके नाते आज बीएचपी के दिनेश जी और अशोक जी आए हुए थे। पहले निशान का पूजा हुआ, हनुमान जी को मनाया गया, जो भी सारे विघ्न बाधाएं दूर हों, तो आज निशान पूजन हुआ है। कल मोदी जी यहाँ आएंगे,
भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि राम जन्मभूमि में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधे हो दूर हों। इसके नाते फुल तैयारी हम लोग किए हुए चल रहा है। नानी जी, ये यहाँ मंदिर का क्या महत्व है, मैं दर्शकों को बताएं। मंदिर का महत्व है, मंदिर में हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे सरना तुम रक्षक कहो गिरना। हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। पीछे देखिए राम दरबार है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ। यहाँ कोविड-19 संक्रमण के नाते आप देखिए भीड़ कम है, नहीं तो रोजाना 20,000 से ऊपर भक्त, मंगलवार को 50,000, पूर्णमासी और तेरस मैं रामनवमी जानना में चाह रही हूँ जिनसे आप बात कर रहे हैं कि आप उन्हें ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमित सहायक पुजारी हुए हैं, यहाँ पर बिना मास्क के वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनको लग रहा है कि किस तरह के एहतियात यहाँ पर बरतने जरूरी है? आप भी अपना ध्यान रखें और इनसे ये जानने की कोशिश करें, कल काफी लोग यहाँ पर आएंगे, कैसे एहतियात ये बरतेंगे? ये बताइए, यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो कैसे एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? मास्क नहीं लगाए हैं। केवल बोलने के लिए मास्क नहीं लगाए हुए हैं, नहीं सब लोग कानून के पालन कर रहे हैं। हनुमान जी के दरबार में दर्शन करने आए हुए हैं। मास्क तो लगा लीजिए, बहुत जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। मास्क हम लोग गमछा लगा लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो गमछे लगा लेते हैं, और जब कभी मीडिया के सामने बोलना होता है उस समय केवल मास्क हटा लेते हैं, और सब पूरा पालन किया जा रहा है। रखें ताकि संक्रमण से आप भी बचे रहे, दूसरे। नहीं, बिल्कुल हम लोग बच रहे हैं। हम लोग तो केवल दर्शन के लिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूरी बना के यहाँ पर रहते हैं जो है। हाँ, बहुत दूरी, बहुत सावधानी बरता जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है लापरवाही तो है ही, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कराया जा रहा है। और बात यही है कि भावनाएं जो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, पुलिस भी कब तक लोगों को रोकेगी? पुलिस ने भी कल जब राम की पैड़ी में हम मौजूद थे जया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोगों को पुलिस ने चालान काटे, तब भी लोग रात तक आते रहे। तो देखिए, लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद पालन करने होंगे नियम कायदे कानून का। तो फिलहाल ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी से हैं। और जी सौरभ, आप तस्वीरें दिखाएं और साथ ही ये भी बता दें संक्षेप में कि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम और जो पूरा भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो कितनी देर तक रहने वाला है, क्या कुछ होगा उस दौरान? देखिए, जो अभी आधिकारिक समय बताया जाएगा, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो लगभग प्रधानमंत्री मोदी 12 से 12:30 के बीच यहाँ पर पहुँचेंगे। और उस दौरान वो सबसे पहले आएंगे हनुमानगढ़ी, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे राम मंदिर, राम जन्मभूमि। वहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो लगभग 12:30 से लेकर के 2:30 बजे, क्योंकि कल चंपत राय ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही कहा था कि 2:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करने की जो है संभावना है समाप्त होने की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है तो स्केड्यूल बिल्कुल टाइट रखा जाएगा, समय का पालन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे काम भी हैं। तो 2:30 बजे तक समापन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो तमाम पूजा होनी है और गेस्ट लिस्ट भी छोटी रखी गई है। लोगों को बोल दिया गया है कि 10:30 बजे तक पहुँच जाएँ। 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले दरवाजे बंद कर लिए जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर भी पुलिस बल तैनात है। और आप देखेंगे कि यहाँ तैनाती तो जरूर की गई है, पास बनाए जा रहे हैं। और सर ये बताइए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे आप लोग? तो जाहिर सी बात है वो अधिकारी बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी क्रम में भूमि पूजन के लिए हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है ये कार्यक्रम कल करना, क्योंकि जो ताज़ा तस्वीर और जो ताज़ा खबर भी आ रही है, 24 घंटे में 50,000 से ज़्यादा मामले भी कोरोना के बढ़ गए। और इसी कोरोना काल में भूमि पूजन भी होने जा रहा है। कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल होंगी, खुद प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। देखते हैं कि इन तमाम चुनौतियों के बीच ये कार्यक्रम किस तरह से सफलतापूर्वक किया जाता है। और
और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए एक घोटाले की। वहां की सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है। जांच के बाद यह खुलासा राज्य के खुद जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं बिसाहू लाल साहू उन्होंने किया है। ये हालात तब हैं जबकि राज्य के उन 36,86,000 जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो कि राशन के पात्र तो थे लेकिन उनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण राशन नहीं ले पाते थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। राज्य में 25,490 राशन दुकानों के माध्यम से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख यानी लगभग 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अब इस योजना में बड़ी गड़बड़ी का पता लगा है। सरकार कह रही है 96 लाख अपात्र सरकारी राशन ले रहे थे। वहीं कांग्रेस का आरोप है सरकार कोरोना में भी भ्रष्टाचार कर रही है। हमारे यहाँ करीब 96 लाख लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं। हमने देखा कि अपात्र होने का कारण 2-3 है। एक तो किसी बच्ची को जो राशन कार्ड में नाम जुड़ा है उसका शादी दूसरे गांव में हो गया, उस गांव में उसका राशन कार्ड से नाम नहीं कटा। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बुजुर्ग लोग जिनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के उपरांत भी उनका राशन कार्ड पर्ची से नाम नहीं कट पाया। तो अब ये तय किया गया है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हम पुनः उनका हम सर्वे कराएंगे और जितने व्यक्ति वहाँ पे नहीं हैं, चाहे शादी हो कि अपने ससुराल चले गए हो या कि जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनकी नाम काट कर जो पात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनको हम राशन में जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से राशन पर्ची बनाना बंद कर दिया। राशन पर्ची बनाने के कारण कई और इस बीच में गरीबी का आंकड़ा बढ़ा, घटा नहीं। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं गरीबों का आंकड़ा बढ़ा। 95 लाख लगभग 1 करोड़ नाम इन्होंने उसमें से माइनस कर दिए। मतलब लगभग 60% गरीबों को ये राशन नहीं देना चाहते, फर्जी नामों को देना चाहते हैं। हर तरीके का घोटाला, पहले भी इनका बीपीएल का एक घोटाला सामने आया था। अब इस तरीके से इस कोरोना की महामारी में ये भ्रष्टाचार करने की इनकी आदत सी बन गई। सरकार के मुताबिक राज्य के 36 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें गरीब होने के बावजूद सरकारी राशन नहीं मिल पाता है। वहीं 96 लाख ऐसे गरीब हैं जिनके नाम राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं मगर वो अलग अलग कारण से सरकारी राशन के लिए पात्र नहीं हैं। अगले महीने तक पात्र गरीबों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और पंचायत स्तर पर सर्वे कराकर फर्जी नाम काटे जाएंगे। साल 1965 से भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य बनाकर खरीफ और रबी के सीजन में खाद्यान्न की खरीदी करती है और इसी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव पड़ी। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों अपात्रों को सरकारी राशन मिल रहा है तो यकीन मानिए इस योजना में अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के चलते ज्यादातर कारोबार मुश्किल में पड़ गए हैं और उनके लिए तो मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई है जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। और इस बीच अनलॉक 3 में अब राजधानी में रेड़ी पटरी वाले दुकान लगा सकेंगे। वहीं होटल और साप्ताहिक बाजार से काम से जुड़े लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। अनलॉक का तीसरा फेज राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया। सबसे बड़ी राहत सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को मिली है। अब वो देर रात तक अपना धंधा कर सकेंगे। पहले हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक रहते थे मिनिमम, अब टाइमिंग थोड़ी बढ़ गई है, 10 साढ़े 10 बजे तक रहते हैं और ज़्यादा कोई पुलिस प्रॉब्लम नहीं करती। और ये 3 वाला ठीक है, अब खुल रहा है धीरे धीरे। ऐसा टाइम ओपन होने से ये है थोड़ा काम अच्छा चलने लगा पहले से, अब धीरे धीरे रोजगार भी बढ़ रहा है, काम भी है। दिल्ली की सरकार ने होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये फैसला पलट दिया। इस बीच दिल्ली कोरोना के मामले में दूसरे नंबर से
चौथे नंबर पर चली गई है। लेकिन बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करने वाले लोग सरकार की कोशिशों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। लेकिन त्यौहार के दिन इतने लोगों का बाहर निकलना बीमारी के नज़रिए से भले ही डरावना रहा हो, उनके कारोबार के लिए अच्छा रहा। बिजनेस अच्छा रहा, जैसे भीड़ जैसे होते ना ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि एक दो ग्राहक आते रहे, देते रहे, आते रहे। काम तो बस ऐसे है सर, आजकल है कि थोड़ा सा काम ढीला चल रहा है। ऐसे तो कुछ न कुछ ठीक है, दाल रोटी मिल रहे हैं। रक्षाबंधन की वजह से डीटीसी की तकरीबन 6000 बसें सड़कों पर दिखीं। कारोबार भी बढ़िया चला, लेकिन त्यौहार के साथ साथ लोगों को कोरोना की गाइडलाइन भी ध्यान में रखनी होगी। नई दिल्ली से अरुण, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और बताइए किन खबरों को आप विस्तार से देखना चाहते हैं। आप पोल कीजिए, बताइए। सबसे पहली खबर जो है मुंबई से है, जहां भारी बरसात हो रही है और कई जगह जल जमाव की तस्वीरें आई है। रेड अलर्ट 2 दिन का आज और कल का जारी हुआ है। दूसरी खबर अयोध्या से, वो पूरी तरह से सज चुकी है, आज पहुंचेंगे सभी मेहमान। तीसरी खबर राम मंदिर में से जुड़े हुए एक और सहायक पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और चौथी खबर, कल से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर्स, सख्त गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जारी। पांचवी और आखिरी खबर श्रीनगर से, जहां 2 दिन का कर्फ्यू आज और कल के लिए लगाया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के 1 साल पूरे हो चुके हैं। ये तमाम खबरें हमने आपको गुड मॉर्निंग इंडिया के खास शो में दिखाई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।